हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 6 जनवरी 2022 के हुए पेपर को। इसमें के पहले वाले वीडियो में हमने ईवीएस के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। बचे हुए 15 क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जिन्होंने वो वीडियो ना देखा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वो देख सकते हैं। आइए तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। क्वेश्चन नंबर 76 है कि पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है। पहला, पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण। दूसरा, घर पर समय का सदुपयोग। तीसरा, विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता। या फिर चौथा, सीखने का विस्तार। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4, सीखने का विस्तार। इसी को इंग्लिश में एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य सीखने का विस्तार है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य एक ऐसी दुनिया का विस्तार करना है जिसमें व्यक्ति पर्यावरण और इसके साथ जुड़ी समस्याओं के बारे में जाने, साथ ही वर्तमान समस्याओं और भविष्य में इनकी रोकथाम के समाधान के लिए सामूहिक रूप से काम करे, एक साथ मिलकर। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है कि शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण, जिसे सब थीम कहते हैं, पशु लिया। निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? तो कौन सा होगा? पहला है किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नाम का उच्चारण करना। दूसरा, प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्रों को देखना। या तीसरा, प्राणी उद्यान में पशुओं या जानवरों को दिखाना। या चौथा, पशुओं के चित्रों के कटआउट देखना। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3, प्राणी उद्यान में पशुओं या जानवरों को देखना। ठीक है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षिका शीला ने उप प्रक्रमण जो पशु लिया है, जिसमें विद्यार्थियों को उनके अधिगम में विस्तार के लिए प्राणी उद्यान में पशुओं या जानवरों को देखना उनके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायी होगा, क्योंकि यह वह संस्थान है जहां विभिन्न प्रकार के जीवित पशु पक्षियों को बहुत बड़ी संख्या में संग्रहित करके रखा जाता है, जिसे हम लोग चिड़ियाघर या फिर जू भी कहते हैं। ठीक है। विद्यार्थियों में उन जानवरों के प्रति संवेदना होगी और उनके अधिगम का भी विकास होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी? तो कौन सा होगा आपका? पहला है सहपाठी द्वारा सीखना। दूसरा, समुदायों के त्योहारों की वीडियो देखना। या तीसरा, परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना। या फिर चौथा, शिक्षकों से चर्चा करना। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3, परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना, क्योंकि उनके पास पर्याप्त एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या करेगा? परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना। अगर हम ऐसे त्योहारों की बात करें जो क्या होते हैं, जल से संबंधित होते हैं, तो हिंदू धर्म के 2 प्रमुख त्यौहार आपकी गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जल से संबंधित होता है। साथ में ही तमिलनाडु का आदि पेरुक्कू एवं अरुणाचल प्रदेश का सांकेन त्यौहार भी जल से संबंधित होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है कि कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और हमने इसके कई बार करवाया भी है। तो इसका सही जो है ऑप्शन नंबर 3 कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। कक्षा 1 तथा 2 के बच्चों में पर्यावरण से संबंधित दक्षताओं के विकास के लिए पाठ्यपुस्तक नहीं है, क्योंकि भाषा की पुस्तक में पर्यावरण में संबंधित विषय वस्तु ज्ञान की बातें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से समाहित होती हैं। गणित के माध्यम से हम बच्चों में पर्यावरण संबंधी दक्षताओं का विकास अलग अलग से शिक्षण, क्रियाकलाप, प्रक्रियाएं एवं गतिविधियों को जोड़कर कर सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन में हम बच्चों को भाषा, गणित, कार्यानुभव, स्वास्थ्य की शिक्षा तथा अपने परिवेश की विस्तृत जानकारी भी दे सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? जल, जंगल, स्मारक या फिर समुदाय? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, समुदाय।
सामाजिक वातावरण की चर्चा सांस्कृतिक या सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के रूप में भी की जाती है। सामाजिक वातावरण में सांस्कृतिक पहलू भी शामिल होते हैं और जो आपका समुदाय होता है, समुदाय में परंपराओं और विकास के द्वारा दृष्टिकोण, व्यवहार और मूल्यों में परिवर्तन समुदाय के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण पर निर्भर करता है। यह आमतौर पर परिवार में होता है कि समाज की अधिकांश प्रमुख गतिविधियां होती हैं और व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में जीना सीखता है। तो सही जवाब होगा आपका समुदाय। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। क्योंकि अधिगम का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? आपका विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है। पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसलिए प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक होता है। बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना होता है। अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से उनमें भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू की समझ प्राप्ति की ओर अग्रसर करना आदि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा है? वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। ठीक है, क्या करना चाहिए? संज्ञानात्मक रूप से बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कार्यों को भागों में बांटना चाहिए एवं पृथक रूप से यानी कि अलग अलग रूप से उनको पूरा करने के लिए कहना चाहिए। यही सबसे अधिक उपयुक्त युक्ति रहेगी। जिन पियाजे कहते हैं कि इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। परिवेश से सूचनाएं उनके मन में मात्र प्रवेश ही नहीं करती, बल्कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी समझ भी वैसे वैसे डेवलप होती है, विकसित होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? तो कौन सा सबसे आवश्यक चरण है? वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, संकल्पना मानचित्र बनाना। 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है। तो किससे संबंधित? यह है आपके समग्र विकास से संबंधित होता है। आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सतत और समग्र मूल्यांकन पर बल दिया गया था। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की उस प्रणाली से है जिसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं की ओर ध्यान दिया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 85 है, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? वह है आपका ऑप्शन नंबर 1, कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का उदाहरण उपयोग का प्रयोग करवाना, चित्र बनाना। इसमें अध्यापक को बच्चों को अधिगम शैली तथा निष्पादन संबंधी व्यापक सूचनाएं मिलती हैं। शिक्षक तथा बच्चों के बीच संप्रेषण को बढ़ावा मिलता है तथा स्वयं मूल्य निर्धारण करने के भी अवसर बढ़ते हैं, जिससे पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं यानी कि कॉन्सेप्ट की निष्पादन स्तर को ज्ञात किया जाता है। यदि आकलन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आवश्यक अंग बन जाता है तो बच्चे की प्रगति नियमित जानकारी ली जा सकती है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, पर्यावरण अध्ययन में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। ए है पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, तो यह आपका गलत जवाब है। बी है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण में कला का एकीकरण करना, यह सही है। सी है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना, यह भी आपका सही है।
ठीक है, यानी कि कौन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी और सी सही हो जाएगा। 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, एक प्राणी उद्यान में, क्वेश्चन नंबर 87, एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनकी देश, बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है? तो किसको विकसित कर रही है? वह अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता और संवाद को विकसित कर रही है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? तो है आपका जल। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आपके 6 थीम होते हैं, जिसमें पहला होता है परिवार और मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा आश्रय, चौथा जल, पांचवा यात्रा और छठवां होता है कि चीज़ें हम जो बनाते हैं या करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है कि पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्नों का चुनाव करेंगे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल न हो। पर्यावरण अध्ययन के आकलन में उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न, क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल न हो, जैसे प्रश्नों से बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर स्वयं समस्या का समाधान करेंगे, स्वयं खोजबीन करेंगे और गतिविधियों में सक्रिय भाग लेंगे, जिससे बच्चों की जानकारी क्रमशः बढ़े तथा उनका सर्वांगीण विकास हो। आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, 8 विद्यार्थियों के 5 समूहों में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन संप्रत्यों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स। ठीक है, प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन पर्यावरण अध्ययन संप्रत्यों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स द्वारा किया जा सकता है। रूब्रिक एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग शिक्षक लिखित कार्य, परियोजनाओं, भाषणों तथा विभिन्न प्रकार के असाइनमेंट का आकलन करने के लिए करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।